जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा जो पहला टॉपिक है एफएमए के अंदर वो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था सब्जेक्ट के हवाले से कि सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, पेपर का फॉर्मेट क्या है, और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि पेपर को पास करने की टिप्स या टेक्निक्स क्या हैं। और उसके साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि MA1 और MA2 का कितना कंट्रीब्यूशन है या कितना सिलेबस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है पीछे से FMA के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा हमने बात की थी कि कितने चैप्टर्स हैं, टोटल हमारे पास 18 चैप्टर्स हैं जो हमने तैयार करने हैं। और जो पहले 10 चैप्टर हैं तकरीबन आपके वही हैं जो आपने MA1 के अंदर और MA2 के अंदर जो है वो स्टडी किए हुए हैं। उसके चैप्टर 11 के बाद 11 से लेके चैप्टर 18 तक पास नए चैप्टर्स मौजूद हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि बजटिंग है, बजटिंग का कुछ एरिया MA2 से रिलेट करेगा, और हमने परसेंटेज भी बात की थी कि कितना एरिया नया है और कितना पुराना है जो हमने पढ़ लिया हुआ है। एफएमए के अंदर जो चैप्टर 2 है दैट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए कि हमने इसको पहले कवर किया हुआ है दोनों के अंदर, MA1 के अंदर भी और MA2 के अंदर भी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी कि इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है टाइप ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करेंगे, और कॉस्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा क्विकली हम उसको रिव्यू कर लेते हैं कि कॉस्ट हर वो खर्चा है, हर वो एक्सपेंस है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, मेक करने में या बाय करने में कोई भी खर्चा आता है प्रोडक्ट के हवाले से बनाने में या बाय करने में, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक शर्ट है, शर्ट को बनाने की जो कॉस्ट है दैट इज द जो भी खर्चा आ रहा है दैट इज अ कॉस्ट फॉर अ शर्ट। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, बनी बनाई खरीद लेते हैं, कोई चीज़ आपकी ऑलरेडी बनी हुई है आप उसको खरीद लेते हैं, उस पर जो खर्चा है वो कॉस्ट है। उसके साथ साथ अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे आप कोई फर्नीचर बना रहे हैं या टेबल या चेयर्स बना रहे हैं, तो उसको बनाने के ऊपर जो खर्चा होगा वो सारा हमारा क्या होगा, कॉस्ट का हिस्सा होगा। ये खर्चे आपके सर्विसेज के हवाले से भी हो सकते हैं कि अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सर्विसेज को दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपका खर्चा होगा। जैसे क्रेसेंट कॉलेज है वो आपको सर्विसेज ऑफर कर रहा है, इन सर्विसेज को ऑफर करने के लिए आपको क्या होगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा, जैसे कि बिजली का बिल देना पड़ेगा, इसी तरह आपको रेंट देना पड़ेगा, टीचर्स की सैलरीज देनी पड़ेंगी, ये भी तो खर्चे ही हो रहे हैं हमारे। तो कॉस्ट हर वो खर्चा है जो किसी चीज़ को बनाने में आता है या चीज़ को खरीदने में आता है या सर्विसेज को प्रोवाइड करने में आता है या आपके डिपार्टमेंट्स को रन करने में आता है या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में आता है। तो हर वो खर्चा, हर वो एक्सपेंस जो इससे रिलेटेड होगा वो हमारी क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी। राइट जी। अब कॉस्ट को क्लासिफाई क्यों किया जाता है, कॉस्ट को हमने डिफाइन तो कर लिया, कॉस्ट को समझ तो लिया, लेकिन कॉस्ट को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग करना, कैटेगराइज करना, उसको क्लासिफिकेशन करना बोलते हैं। चूंकि बहुत सारी कॉस्ट लग रही होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई शर्ट बना रहे हैं तो हमारी बहुत सारी कॉस्ट लग रही हैं, जिसमें रेंट भी पे कर रहे हैं, बिजली का खर्चा भी दे रहे हैं, टेलर को भी दे रहे हैं, इसके अलावा आप डिज़ाइनर को भी दे रहे हैं पैसे जो आपको डिज़ाइन करके देता है। तो बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। अब हमने उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा खर्चा किस एरिया ऑफ द बिजनेस पे हो रहा है। तो क्लासिफिकेशन, अगर आपको ग्रुपिंग का ही नहीं पता तो आप अपनी कॉस्ट को कैसे कैटेगराइज करेंगे, कौन सी कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, कौन सी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्लासिफिकेशन की मदद से हमें पता चलेगा कि कौन सी कॉस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कौन सी कॉस्ट सर्विसेज से रिलेटेड है या डिपार्टमेंट्स को चलाने से रिलेटेड है। तो यहाँ कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो कॉमनली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लग रही है। तो हम कैटेगराइज किया होगा तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कॉस्ट को ग्रुपिंग किया होगा तो आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मुझे ये पता नहीं है कि यार इसमें मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना है, मटेरियल की कॉस्ट कितनी लग रही है, क्या वो बढ़ रही है, कम हो रही है। तो जब तक मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करूंगा। और आपको पता है कि हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव
कॉस्ट को मिनिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट को कंट्रोल करने का ऑब्जेक्टिव होता है। तो कॉस्ट की ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस ऑफ कि यार कॉस्ट को कैसे कैटेगराइज किया जाए, कॉस्ट को कैसे ग्रुप किया जाए ताकि हम कंट्रोल भी कर सकें, कल को हम कॉस्ट के बारे में प्लान भी कर सकें। अब नई चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ, प्लानिंग, बजटिंग करनी है आपने ऑर्गेनाइजेशन का बजट बनाना है या आपने डिपार्टमेंट का बजट बनाना है। अब आपको यही नहीं पता कि मेरे डिपार्टमेंट में कॉस्ट कौन कौन सी लग रही है जिसको मैंने प्लान करना है, वो कौन कौन सी कॉस्ट है जिसको मैंने एस्टिमेट करना है, वो कौन सी कॉस्ट है जो कि मेरी क्या कहते हैं कंट्रोल करेंगे प्राइस के हवाले से। ठीक है, तो इसके लिए हमें कॉस्ट को ग्रुप करना पड़ता है ताकि ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी कॉस्ट किस एरिया ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, कौन सी कॉस्ट मैनेजेबल है, कौन सी कॉस्ट कंट्रोलेबल है, कौन सी कॉस्ट नहीं कंट्रोलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलेंगी जब हम कॉस्ट के कैटेगरीज को जानेंगे। अगर कॉस्ट की कैटेगराइजेशन के बारे में नहीं पता तो दे वुड बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, और आपको पता है कि आजकल का जो आजकल हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यही है कि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, कॉस्ट को कम से कम किया जाए जितना हम कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं, लोगों को ट्रेन भी करते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल की जाए, अननेसेसरी कॉस्ट को अवॉइड किया जाता है। तो वो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसकी बेस पे हम अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वो आगे चल के इंशाल्लाह हम बात करेंगे। उसके बाद है जी कॉस्ट को क्लासिफाई क्यों किया जाए, वाई टू क्लासिफाई द कॉस्ट, और उसके रीजंस मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। टू रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है, टू डू द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, बजटिंग जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए हमें कॉस्ट को क्लासिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा ताकि हम अपनी आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी कॉस्ट कौन से एरिया ऑफ बिजनेस के लिए लग रही है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है जी कि क्या कहते हैं कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, कौन सी कैटेगरीज होंगी। जितनी भी कॉस्ट लग रही है आपके प्रोडक्ट के हवाले से या बिजनेस के हवाले से, तो हम उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली जो कैटेगराइजेशन है उसको बोलते हैं बाय एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन, और इसके साथ साथ हम बाय नेचर क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करते हैं। बाय एलिमेंट्स में हम बात करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की 3 तरह की कॉस्ट लग रही होती है। कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जैसे ये मोबाइल है, ये सैमसंग की प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट लग रही होंगी। कौन कौन सी? मटेरियल कॉस्ट, दूसरे नंबर पे लेबर की कॉस्ट, और तीसरे नंबर पे एक्सपेंसेस जिसको हम नाम क्या देते हैं, ओवरहेड्स का। मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी? कंपोनेंट कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर प्लास्टिक यूज हो रहा है, स्क्रीन यूज हो रही है, इसके अंदर बोर्ड यूज हो रहा है, इसके अंदर रैम यूज हो रही है। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। समझ रहे बात? फिर वर्कर्स जो बना रहे हैं, इसको असेंबल कर रहे हैं, पार्ट्स को इकट्ठा करके जोड़ रहे हैं, तो वो जो वर्कर्स हैं जो एक प्रोडक्शन लाइन पे काम कर रहे हैं, जो इसको जोड़ रहे हैं, उनको भी तो पे करना पड़ेगा। तो वो कॉस्ट कहाँ जाएगी? वो लेबर की कॉस्ट में जाएगी। इसके अलावा कोई भी खर्चा है, जैसे रेंट दे रहे हैं बिल्डिंग का जहां पे ये मोबाइल बन रहे हैं, या आप कोई बिजली का बिल दे रहे हैं, दैट इज एन एक्सपेंस। तो हर वो खर्चा जो ना मटेरियल की कॉस्ट में फॉल करता है, ना लेबर की कॉस्ट में फॉल करता है, तो वो कहाँ जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा, जिसको हम ओवरहेड्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि शर्ट्स आप बना रहे हैं, गारमेंट्स का बिजनेस है आपका, आप शर्ट्स बनाते हैं, तो शर्ट्स से रिलेटेड जो मटेरियल कॉस्ट होगी वो कौन सी होगी? कपड़े की कॉस्ट, बटन्स की कॉस्ट, थ्रेड की कॉस्ट, ये सारी मटेरियल कॉस्ट है। लेबर की कॉस्ट में क्या जाएगा? आप को जो पेमेंट कर रहे हैं वो लेबर की कॉस्ट है। आप कोई क्या कहते हैं इसके अलावा वर्कर्स बैठे हुए हैं, सुपरवाइजर हैं, उनको जो कॉस्ट पे करें वो वर्कर्स की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है। देन इसके अलावा जो खर्चा है वो आप कहां पे लेके जा रहे हैं? एक्सपेंसेस में लेके जा रहे हैं, जिसमें रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर है, मेंटेनेंस है, दैट गोज अंडर द एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि बाय नेचर क्लासिफिकेशन हमने बात की थी कि कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो डायरेक्ट होती हैं और कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो इनडायरेक्ट होती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसको आप इजीली और फुली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमने बड़ी दफा पढ़ा। ऐसी कॉस्ट जिसको आप इजीली एंड फुली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे इस शर्ट के अंदर
अगर आपसे कोई पूछे कि यार इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ हुई है, तो आप कहेंगे कि सर इसके अंदर बटन भी यूज़ हुए हैं, इसके अंदर थ्रेड भी यूज़ हुआ है, इसके अंदर ये मटेरियल्स यूज़ हुए हैं। लेकिन आप जिसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, जिसके अंदर क्या है, कपड़ा, मेन प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो कपड़ा है, कपड़े से शर्ट बनी है। तो हर वो कॉस्ट जिसको आप इजीली और फुली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो है मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। और ऐसी कॉस्ट जिसको आप इजीली फुली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसको हम क्या नाम देते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट का। डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल से रिलेटेड भी हो सकती है, लेबर से रिलेटेड भी हो सकती है और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल कपड़ा, दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। थ्रेड, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितना थ्रेड लगेगा। इसी तरह लेबर कॉस्ट जो है वो भी डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इसी तरह एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। सो डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चा होगा जो आप इजीली और फुली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर एक शर्ट को अंडर द नेम, अंडर द ब्रांड नेम बना रहा हूं तो मैं उसके लिए रॉयल्टी पे करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है रॉयल टैग के नाम से, ठीक है, ब्रांड है रॉयल टैग का, या यूनिवर्थ है, ब्रांड है। आपने उसका ब्रांड नेम लिया तो उसके लिए जो आपने खर्चा किया तो दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जब तक आप ब्रांड नेम के पैसे नहीं दोगे आप उस प्रोडक्ट को डील नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। इसी तरह पेप्सी है, कोका कोला है, उसका एक ब्रांड नेम है, वो ब्रांड नेम जो है उसका लिए जो आप रॉयल्टी पे करते हो या फ्रेंचाइज फीस पे करते हो या आप उसके लिए कॉपीराइट्स पे करते हो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो ये थोड़ी सी हमारी रिवीजन हो रही है जो पीछे से हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो प्राइम कॉस्ट है, हमने पढ़ा था कि प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों डायरेक्ट कॉस्ट को एड अप कर दोगे तो वो क्या कहलाएगी, प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। और प्राइम कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। ऐसी कॉस्ट जो सिर्फ मजमुआ है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट का, उसको प्राइम कॉस्ट हम नाम देते हैं। और ऐसी कॉस्ट जो मजमुआ है इनडायरेक्ट कॉस्ट का, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको हम क्या नाम देते हैं, ओवरहेड्स का नाम देते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। देन स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है उसको बोलते हैं बाय बिहेवियर क्लासिफिकेशन। हम इस क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि हाउ द कॉस्ट बिहेव विद द एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी के साथ कैसे कॉस्ट बिहेव करती है, क्या कॉस्ट सेम रहेगी, क्या चेंज करेगी, क्या दोनों एलिमेंट्स होंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। बिहेवियर देखने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्टिविटी लेवल्स। कौन कौन सा एक्टिविटी लेवल हो सकता है, जैसे कि कुछ ऐसी कॉस्ट होंगी जो आइटम्स के साथ, जितनी चीजें आप बेचोगे उसके साथ चेंज करेंगी, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर हम उसका बिहेवियर आइटम सोल्ड के साथ भी देख सकते हैं, इनवॉइसेस इशूड के साथ भी। ये डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स हैं। अब कॉलेज के अंदर हमारे लिए एक्टिविटी लेवल क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स आप पढ़ाएंगे हमारी कॉस्ट कुछ चेंज होंगी कुछ नहीं चेंज होंगी। तो लेबर आवर्स एक्टिविटी लेवल है, लेबर आवर्स के साथ कॉस्ट चेंज हो रही होती हैं। मशीन आवर्स एक्टिविटी लेवल है, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, दिस इज द एक्टिविटी लेवल, ठीक है। अब कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जो चेंज होती हैं, उनको क्या नाम देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के साथ ज्यादा होंगी या कम होंगी। जैसे अगर मैं एक शर्ट बना रहा हूं तो कॉस्ट मेरी, जैसे हम एक पेप्सी पीते हैं, 1 पेप्सी की जो कॉस्ट है पीने की वो लगती है 50 रुपए की बोतल शीशे वाली। आप 2 पिएंगे तो क्या होगा, 2 पेप्सी पिएंगे तो 100 की कॉस्ट नहीं हो जाएगी 2 के लिए। तो ऐसी कॉस्ट जो वेरी करेगी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, जो चेंज करेगी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, उसको क्या नाम देंगे, वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या नाम देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
अब एक्टिविटी लेवल क्या चीज है, 2 पेप्सियां पी हैं, एक पेप्सी की कॉस्ट कितनी है 50 रुपए, 2 की कितनी होगी 100 रुपए, 3 पियेंगे तो कितनी कॉस्ट होगी पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहती है आपको पता है 50 रुपए की, तो 3 पिए तो कितनी हुई 150 रुपीज। तो ऐसी कॉस्ट जो विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है, जिसके अंदर मटेरियल कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर की डायरेक्ट कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट है। इन अदर वर्ड्स जितनी भी हमने प्राइम कॉस्ट की बात की थी, प्राइम कॉस्ट सारी ही क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं अगर वो एक्टिविटी के साथ चेंज कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी आ जाती है जिसको क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट या टोटल फिक्स कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं करेगी उसको टोटल फिक्स कॉस्ट का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे रेंट है, रेंट आपका किसी भी बिल्डिंग का या आप घर का जो रेंट देते हैं वो फिक्स रहता है, साल फिक्स रहता है, ठीक है। इसी तरह इंश्योरेंस है, फिक्स रहती है। इसी तरह आपका डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड फिक्स रहता है। तो फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम। देन हमारे पास स्टूडेंट्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट आती है, दैट इज द थर्ड इन द कैटेगरी, इट इज द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। जैसे कि टेलीफोन का बिल, अब टेलीफोन का जो बिल आता है उसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, लाइन रेंट भी होता है, पोस्ट पेड की बात कर रहा हूं, लाइन रेंट भी होता है, साथ कॉल चार्जेस भी होते हैं। फिर सैलरी प्लस कमीशन, सैलरी फिक्स होती है, कमीशन वेरिएबल होती है। तो ऐसी कॉस्ट जो दोनों कॉस्ट का मजमूआ है वो उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, ऐसी कॉस्ट जो एक खास एक्टिविटी तक फिक्स रहती है, फिर उसके बाद बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। सो दैट इज नोन एज स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट, राइट जी। अब यहां पे एफएमए के लेवल के अंदर जो आपको सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो आपको एक ग्राफ देगा और आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दे देगा, ये फॉर एग्जांपल आपका ग्राफ उसने दिया है, या इस तरीके से भी बना के दे सकता है, और आपसे वो पूछ सकता है कि बताओ ये ग्राफ किस चीज का है, कौन सी डिस्क्रिप्शन का ये ग्राफ है, राइट जी। अब हम थोड़ा सा अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमने ली हुई है MA1 से और MA2 से अबाउट द ग्राफ्स ऑफ द सेमी वेरिएबल, अगर आपको भूल रहा है तो मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूं आपको ग्राफ्स फॉर ईच कैटेगरी जल्दी से, पर यूनिट पे भी और टोटल में भी, ताकि आपको ये जो क्वेश्चंस है ना एग्जाम लेवल के एफएमए के वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकें। फिक्स कॉस्ट की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स फिक्स कॉस्ट का ग्राफ हमने पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट या टोटल फिक्स कॉस्ट इस तरह कांस्टेंट रहती है, याद है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। रेंट रिमेन द सेम, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, रेंट इज नॉट गोना बी इंक्रीजिंग इन द फ्यूचर। सो ये जो रेंट है ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, डिक्रीज करती है। ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, राइट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ एक और तरीके से भी हम बना सकते हैं, अगर इक्वल डिक्रीज होगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ पढ़ा था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसे होता है। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, आपको पता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि एक पेप्सी की कॉस्ट कितनी है 50 रुपए, वो कांस्टेंट रहेगी, पर यूनिट 50 रुपए फिक्स्ड है। सो दैट इज 50 रुपीज वॉट एवर द पेप्सी यू कंज्यूम, हर पेप्सी की कॉस्ट क्या रहेगी 50 रुपए। देन हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ पढ़ा हुआ है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसे होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि पहले आप फिक्स कॉस्ट लाइन ड्रॉ करते हो या टोटल फिक्स कॉस्ट लाइन ड्रॉ करते हो, उसके ऊपर आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाइन होती है, यानी कि ये टोटल कॉस्ट है बाय द वे, सारों का अगर आप यहां से लेके यहां तक देखें तो टोटल कॉस्ट है। फिर हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है, ठीक है। और स्टेप्ड कॉस्ट का कैसे ग्राफ पढ़ा था, ये, राइट जी। अब हम जरा इस अंडरस्टैंडिंग को यूज करेंगे और एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को जरा थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि यहाँ पे कैसे वो आपसे सवाल पूछता है।
इसको ज़रा हम अपनी किट से थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सो नॉलेज लेवल की जो किट है वो ओपन करते हैं जी और देखते हैं सवाल कैसे पूछता है वो। आई होप कि आपके पास एग्ज़ाम किट मौजूद हैं। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप ले लें। एटलीस्ट हमारे पास एग्ज़ाम किट ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। कॉस्ट क्लासिफिकेशन जी, अभी हमारे पास ये आ जाती है जी डायग्राम। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये चार्ट दिया हुआ है। इसको अगर आप ध्यान से देखें, बल्कि बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई विद द इजी वन फर्स्ट एंड देन विल गो ऑन टू दिस टेक्निकल वन। एक और ग्राफ भी है जो होना चाहिए इधर। ये देखिएगा, अब ये आपको 4 तरह के ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट ग्राफ्स दिए हुए हैं। और सबसे पहले तो हमें इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है, सेमी वेरिएबल का ग्राफ है या मिक्स है, क्या है। पहला जो ग्राफ है, अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको एक फिक्स कॉस्ट की लाइन नजर आ रही है, राइट। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको वाई एक्सिस पे देखना है कि वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है। वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, डॉलर का साइन दिया हुआ है। इट मींस कि ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ है, टोटल का है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी दिस ग्राफ इज मेड ऑफ। सबसे पहले तो ये कांस्टेंट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इट इज अ फिक्स कॉस्ट, एग्रीड, अभी पढ़ा ना। ये कौन सी लाइन है, ये वेरिएबल है, फिर फिक्स्ड हो गई है। ये ग्राफ है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दोनों ही एलिमेंट मौजूद होते हैं कि नहीं होते, फिक्स भी होता है और वेरिएबल भी होता है। इनके अंदर पहले फिक्स्ड है, फिर वेरिएबल है, फिर फिक्स्ड है, तो सेमी वेरिएबल बनता है कि नहीं बनता है। ये ग्राफ कौन सा है, ये भी सेमी वेरिएबल ही है। यहां से वेरिएबल कॉस्ट शुरू हो रही है एक खास लेवल के बाद और यहां पे आके स्ट्रेट हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल है। तीसरा ग्राफ देखें, यहां तक फिक्स्ड है, उसके बाद वेरिएबल है, फिर फिक्स्ड है, ये भी सेमी वेरिएबल है, और ये ग्राफ भी सेमी वेरिएबल का ही है। ये चारों ग्राफ ही सेमी वेरिएबल के हैं। नोटेड। ग्राफ को समझ आ गई कि फिक्स भी है, वेरिएबल भी है, राइट। अब वो कहता है, आपको वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई इस डिस्क्रिप्शन पे बताओ कौन सा ग्राफ पूरा उतरता है। जरा ध्यान से, रिक्वायरमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स डिपिक्ट्स द टोटल कॉस्ट टू द कंज्यूमर और द कस्टमर टू द टेलीफोन सर्विस इन अ पीरियड। पहले नंबर पे वो क्या इंफॉर्मेशन कह रहा है कि जी ये कौन सा ग्राफ है जो टोटल ये आपका टेलीफोन सर्विसेज के लिए पूरा उतरेगा। इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, अ सप्लायर ऑफ टेलीफोन सर्विस चार्जेस। सप्लायर ऑफ टेलीफोन सर्विस चार्जेस जैसे यूफोन है, जैज है, मोबिलिंक, चार्ज अ फिक्स लाइन रेंटल पर पीरियड। वो फिक्स लाइन रेंटल चार्ज करते हैं आपसे। The first 10 hours of the telephone calls by the customers are free, यानी कि आपकी कॉल फ्री है, रेंट आपसे चार्ज करेंगे लेकिन कॉल फ्री है। आफ्टर दैट ऑल कॉल्स आर चार्ज एट अ कांस्टेंट रेट, उसके बाद हर कॉल का एक कांस्टेंट रेट चार्ज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले 10 मिनट्स तक आपको कोई कॉल चार्जेस नहीं पड़ेंगे, लेकिन 10 से 11 हो जाएंगे तो 11 से ऑनवर्ड, 11 से लेके ऑनवर्ड आपको 20 मिनट तक 5 रुपए पर मिनट पड़ेंगे। दिस इज अ कांस्टेंट पर मिनट अप टू द मैक्सिमम। अब ये जो कॉल चार्जेस हैं ये भी अप टू मैक्सिमम, उसकी एक लिमिट बनाई हुई है। देयरफॉर ऑल कॉल्स इन द पीरियड आर अगेन फ्री। उसके बाद हर कॉल फ्री हो जाएगी। बताएं जी कौन सा ग्राफ पूरा उतरता है इसके ऊपर।
जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एग्जाम लेवल क्वेश्चन है एफएमए का। कौन सा ग्राफ बनेगा? अप्लाई करें नॉलेज अपना पिछला, सोचें। ये वाला हाथ खड़ा करें जी। मलाइका, कौन सा बनता है? ये लगता है। किस बेसिस पे? जी जी जी, इकरा ये लग रहा है जी हमारा, ये लग रहा है। आपने भी यही कहा जी। पीछे भाई ए है, इधर से पूछते हैं आप। ए है, राइट जी। हमारा आंसर ए इज द करेक्ट वन। क्यों? कि अप टू सर्टेन मिनट्स, हमारे अप टू सर्टेन आवर्स कॉल चार्जेस क्या है? फ्री हैं, लेकिन वी हैव टू पे द फिक्स चार्जेस। देन उसके बाद वेरिएबल शुरू हो जाएगा। हर 1 मिनट की कॉल 20 रुपये या 5 रुपये पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मिनट इस्तेमाल किए तो 10 × 5 50 रुपये हो गए। तो ये वेरिएबल कॉस्ट बनेगी। ठीक है, ये कॉल चार्जेस हैं, ये लाइन रेंट है, और फिर लाइन रेंट ही आपको पड़ेगा जो फिक्स्ड अमाउंट आप पे करेंगे, यानी कि कोई भी कॉल चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगे। जैसे पीक आवर्स होते हैं यार, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल सेलेक्ट द ग्राफ एक्चुअली। नेक्स्ट जी ग्राफ देखते हैं, एक और भी इस तरह का देखते हैं कि यार ये क्या बता रहा है। वो कहता है जी द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज कंसिस्टेंट विद द बिहेवियर ऑफ द टोटल मटेरियल कॉस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, मटेरियल कॉस्ट फिक्स्ड होती है? टोटल मटेरियल कॉस्ट की बात हो रही है। इन टोटलिटी मटेरियल कॉस्ट फिक्स्ड होती है, वेरिएबल होती है, सेमी वेरिएबल होती है? जी वेरिएबल होती है यार, वेरिएबल होती है। ओके, अब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। वो कहता है द टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ अ कंपनी इज सच दैट व्हेन परचेजेस एक्सीड 15,000। वो कहते हैं जब आप 15,000 से ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो इन एनी पीरियड, then all units purchased including the first 15,000 units are invoiced at a lower cost per unit। वो कहता है कि आप फॉर एग्जांपल 1 से लेके 15,000 यूनिट्स खरीदते हो। फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्ट आपको पड़ती है $5 पर यूनिट, और वो कहता है कि 15,000 से जब आप ऊपर क्रॉस करते हो तो आपको हर एक यूनिट 3 रुपए का पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग द फर्स्ट 15। समझ आ रही है कि नहीं? इंक्लूडिंग द फर्स्ट 15, यानी कि एक खास एक्टिविटी के बाद जो पहले खरीदे गए यूनिट्स हैं उसकी भी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कम होके 3 पे आ जाएगी। अब बताएं कि कौन सा ग्राफ पूरा इस चीज के ऊपर उतरेगा। पहला ग्राफ कौन सा है? सेमी वेरिएबल है, वेरिएबल है, स्टेप्ड है? बताएं। सेमी वेरिएबल है। हमारी तो बात ही मटेरियल से वो कर रहा है, तो हमने तो वो ग्राफ पकड़ना है जो वेरिएबल हो। एग्रीड और नॉट? तो ये तुम्हारा निकल गया। दूसरा बी, बी भी सेमी वेरिएबल ही है। मटेरियल कॉस्ट तो सेमी वेरिएबल नहीं होती, वो तो वेरिएबल होती है। आगे अब हमारे पास आ जाती है जी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इसमें से हमने सेलेक्ट करना है, सी और डी में से सिलेक्ट करना है। क्या होगा? डी होगा। क्यों? अच्छा, और सी ऑप्शन कौन कौन कहता है सी ऑप्शन होना चाहिए? सी होना चाहिए, सी होना चाहिए भाई। क्यों? अब मैं दोबारा से उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर जा रहा हूं। वो ये कह रहा है कि जब आप 15,000 तक खरीदते हो तो एक रेट कांस्टेंट पे करते हो 5 रुपए, लेकिन जो ही 15,000 से ऊपर जाते हो तो पहले वाले जो खरीदे हुए हैं उसकी भी कॉस्ट कम हो जाती है। अब ये जो सी ग्राफ है ना, ये तो हम 15,000 तक तो कॉस्ट ऐसे जा रही है वेरिएबल, और उसके बाद 5 की बजाय देखो 15,000 की
5 के हिसाब से कॉस्ट कितनी बनती है? 75,000 बनती है ना। और 15,000 की 3 के हिसाब से कितनी कॉस्ट बनती है? 45,000 बनती है, राइट? क्लियर? अब 15,000 तक आप एक रेट पे कर रहे हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यही बनेगी ना 75,000 रुपया। और उसके बाद 15,000 के बाद की बात है, वो कहता है 15,000 के बाद रेट कम हो जाता है। ऐसा नहीं है वो कह रहा है कि 15,000 पहले वाले भी और बाद में भी जितने यूनिट्स आप बाय करोगे सारे लोअर रेट पे यूज होंगे, कैलकुलेट होंगे। तो ये तो हमारा बाद वाली बात कर रहा है, आफ्टर की बात कर रहा है। बिफोर वाले तो रेट अभी कम ही नहीं हुआ। डी इज द राइट आंसर। वाई? बिकॉज ये 15,000 तक हम रेट कितना पे कर रहे थे? 75,000। अब सारे 15,000 के कितने हो जाएंगे? 45,000। और फिर सारे एक ही रेट पे पड़ेंगे आपको। तो ये ग्राफ जो है ना, ये वाली लाइन ये नीचे को आएगी और शिफ्ट कहां से हो जाएगी? डॉटेड लाइन यहीं से दोबारा से स्टार्ट होगी। सही है? तो लॉजिकली आपने उसको आंसर करना है। थोड़ा सा लेवल का अंदाजा हुआ एफएमए का? डिफरेंट है ना? वहां पे ग्राफ्स की प्रेजेंटेशन डिफरेंट थी, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको टेस्ट कर रहा है। इसी की बेस पे आपने 2 क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं। नोट कर लें जो हमारे पास क्वेश्चन है जी। कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है जी, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 48 है, असाइनमेंट है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, पहला जो शुरू वाला क्वेश्चन है ये आपने कल करके आने हैं। ठीक है? कोई प्रॉब्लम आएगी देन आपने मेरे से डिस्कस करना है। 36 भी असाइनमेंट है और 48 वाला जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है। यहां तक कोई चीज आपको समझ ना आई हो जी, पूछें। कोई सवाल आपका भाई? क्लियर है? नेक्स्ट मूव करें, नोट्स पे वापस जाते हैं। नोट्स के बारे में फिक्र नहीं करनी है, आपको मिल जाएंगे। एक एग्जाम्पल करते हैं बिफोर वी गेट इनटू द फर्दर डिस्कशन। ये छोटी सी एग्जाम्पल नोट्स का हिस्सा है। क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर के बारे में पूछ रहा है। मंथली रेंट क्या होता है? फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? फिक्स्ड है। टेलीफोन बिल सेमी वेरिएबल है। एनुअल सैलरी फिक्स्ड है। सैलरी फिक्स्ड रहती है ना, चेंज तो नहीं होती, हर महीने आपको सैलरी मिलती रहती है, फिक्स्ड। पेट्रोल चार्जेस वेरिएबल कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल सेमी वेरिएबल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों सेमी वेरिएबल है? उसमें मीटर चार्जेस भी होते हैं और आपके यूनिट्स के भी रेट होते हैं। रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन ऑफ 1, 2 और 3 स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट है। स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट है। काउंसिल टैक्स चार्जेस फिक्स कॉस्ट है। सैलरी एंड कमीशन सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है? तो ये सिर्फ एक रेपिटेशन है जो हमने पहले पढ़ी हुई है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ रही है जी हमारे पास, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। और उसके बाद हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो एग्जाम लेवल एरिया है, विच इज मोस्टली टेस्टेड इन द चैप्टर नंबर 2। इट इज अबाउट द हाई एंड लो मेथड, कॉम्प्लेक्स हाई एंड लो मेथड। क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास 2 तरह की कॉस्ट होती हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन में। एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट और दूसरी होती है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है जी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट हैं। इसको क्या नाम देते हैं? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कहलाती है ना ये, इसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके अंदर ऐड करते थे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी प्रोडक्शन की कॉस्ट है। ये है इनडायरेक्ट लेकिन वेरिएबल है। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन है। इसके सम को क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके अंदर हम फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या निकलती है? प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं निकलती, जिसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलते थे, जिसको प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते थे, ये वो निकल आती है। तो इसके बारे में हमें पता है पहले, जो हमने कैलकुलेशंस पहले परफॉर्म की हुई हैं MA1 में भी और MA2 में भी, हम जानते हैं इसको।
नेक्स्ट ही हमारे पास आ जाती है नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट जो है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं, रिकॉल करें ज़रा, मैं देखूं कितनी आपकी मेमोरी है जो हमने पढ़ी हुई है जी। एडमिन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, आईटी से रिलेटेड कॉस्ट। सो वो हमारी कॉस्ट कहाँ पे आ जाती हैं जी, नॉन प्रोडक्शन में आ जाती हैं। एक मिनट दीजिएगा जरा। प्रोडक्शन में पहली कॉस्ट कौन सी आती है, एडमिन की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। और आपको याद होगा नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसको नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोलते हैं, याद है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ऐसे ओवरहेड्स जो इजीली आइडेंटिफाई, इनडायरेक्ट कॉस्ट इजीली आइडेंटिफाई तो होती नहीं है। तो एडमिन कॉस्ट कौन सी होती है, हेड ऑफिस रिलेटेड कॉस्ट। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, कि एक चीज को दूसरी जगह पे लेके जाने की कॉस्ट या मार्केटिंग की कॉस्ट जो है वो S&D में आती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, कि चीज को इनोवेट करना है, रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट करनी है, दैट कम्स अंडर द R&D। उसके बाद फाइनेंस की कॉस्ट, कि बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करने की जो कॉस्ट है, दैट कम्स अंडर द फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद कौन सी कॉस्ट आती है जी, IT से रिलेटेड कॉस्ट, वो भी नॉन प्रोडक्शन है। सो ऐसी कॉस्ट जो कि आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेट नहीं करती, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम ये क्लासिफिकेशन यूज करते हैं बाय द वे, कि हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कुछ ऐसी कॉस्ट होगी जो प्रोडक्ट को बनाने पे लग रही होगी और कुछ ऐसी कॉस्ट होगी जो प्रोडक्ट को बनाने में नहीं लग रही होगी, जैसे कि एडमिन की कॉस्ट है, R&D की कॉस्ट है, फाइनेंस की कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट को आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड है। तो इनको हम बोलते हैं नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट। ठीक है जी। अब हम दोबारा जाते हैं एग्जाम किट में और थोड़ा सा अपना नॉलेज को टेस्ट करते हैं कि जो हमने लिया क्या हम उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 38 देखें तो ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा कि MA2 में या MA1 में भी आया हुआ था। वो कहता है कि अ फर्म हैज टू पे a $0.5 पर यूनिट रॉयल्टी, ठीक है, टू द इन्वेंटर ऑफ अ डिवाइस। आप एक रॉयल्टी पे कर रहे हो इन्वेंटर को जिसने एक डिवाइस इजाद की है, ठीक है, विच इट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स, जो वो बनाता है और बेचता है। हाउ वुड द रॉयल्टी चार्ज बी क्लासिफाइड इन द फर्म्स अकाउंट्स। जी भाई, रॉयल्टी को कहां लेके जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है जी, डायरेक्ट एक्सपेंस है, करेक्ट जी, दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर को भी हमने कवर नहीं किया, इसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली क्लास्ड एज अ स्टेप्ड कॉस्ट। सुपरवाइजर्स वेजेस, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, रेट्स फिक्स कॉस्ट, टेलीफोन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सुपरवाइजर वेजेस, सुपरवाइजर्स को वैसे सैलरीज पे की जाती हैं, कंफ्यूज करने के लिए उसने वेजेस का वर्ड यूज किया। तो जितने सुपरवाइजर्स होंगे उनकी सैलरीज उतनी ही बढ़ती रहेंगी, ये स्टेप्ड कॉस्ट है, राइट जी। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स। फिक्सचर्स क्या होता है, जैसे फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, जैसे ये खिड़कियां नहीं लगी होती, फिक्सचर्स में आती हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स। ए, नॉट अ कैश सो शुड बी इग्नोर्ड। डेप्रिसिएशन है, कैश आइटम नहीं है, उसको इग्नोर करना चाहिए। पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट इज अ कैश आउटफ्लो। डेप्रिसिएशन कैश में नहीं होता, तो ये पार्ट ऑफ ओवरहेड्स है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन कैन नॉट इजीली बी आइडेंटिफाइबल। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 44, क्या कह रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड नॉट बी क्लास्ड एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉस्ट इन द फूड प्रोसेसिंग कंपनी। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, ये जैसे आपके टमाटो पेस्ट वगैरह जो है वो करते हैं ना, पैकिंग, फूड आइटम्स पैक कर रहे होते हैं, कैंस फूड होते हैं ना, कैन फूड होते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो फूड को प्रोसेस करके पैक करती है, प्रिजर्व करती है।
वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड नॉट बी, नॉट का वर्ड है, नॉट बी क्लासिफाइड एज, कौन कौन सी कॉस्ट नहीं आएंगी प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर? कॉस्ट ऑफ रेंटिंग द फैक्ट्री, ये प्रोडक्शन की कॉस्ट है, रेंट ऑफ फैक्ट्री इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सेकेंड, सैलरी ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर, ये भी है। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट लोकेटेड इन द मटेरियल स्टोर्स, ये भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी है। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट जो है ये डायरेक्ट कॉस्ट है भाई, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। इंग्रेडिएंट के ऊपर ही तो आप काम करके पैक करते हो ना उसको, तो इंग्रेडिएंट की कॉस्ट क्या हुई? मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट होती है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 45 बड़ा आसान है। Which two of the following are included in the prime cost of the product? Direct material, yes. Direct labor, yes. Admin overheads, no. Production overheads, no. So which two are the correct? A and B. ठीक है, लें जी क्वेश्चन नंबर 47 देखें। गिलबर्ट पीएलसी इज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चर, काम उसका फर्नीचर बनाने का है। हाउ वुड इट क्लासिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट्स, कैसे क्लासिफाई करेंगे? डायरेक्टर सैलरी को कहां पे लेके जाएंगे? फिक्स में जाएगी, वेरिएबल में जाएगी, सेमी वेरिएबल में जाएगी? फिक्स में जाएगी, शाबाश। वुड वेरिएबल है, जितना फर्नीचर बनाओगे वुड उतनी ही ज्यादा इस्तेमाल होगी ना। एक टेबल बनाने के लिए एक शीट इस्तेमाल होती है, दो टेबल बनाने के लिए दो शीटें इस्तेमाल होती हैं, तो ये कहां जाएगी? मटीरियल वेरिएबल कॉस्ट में। रेंट ऑफ फैक्ट्री फिक्स्ड है, रेंट फिक्स रहता है, चेंज तो नहीं होता ना, रेंट साल के लिए तो फिक्स ही है। फोन बिल इंक्लूड्स अ लाइन रेंट, सेमी वेरिएबल है, बड़ा आसान सा है यार ये तो क्वेश्चन। नेक्स्ट, फैक्ट्री वर्कर्स वेजेस, ये वेरिएबल है। ठीक है, अब आपको बड़ी सिमिलैरिटी भी नजर आ रही होगी, जो आपने पहले पढ़ा उसको यहां पे अप्लाई किया। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉस्ट कोडिंग का है, लीव इट। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। हाउ वुड अ क्लोथ्स रिटेलर क्लासिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट? रिटेलर कौन होता है? जो दुकानदार है, छोटा दुकानदार रिटेलर कहलाता है। हाउ वुड अ क्लोथ रिटेलर, ऐसा कारोबार, ऐसा दुकानदार जो कपड़े का जो कपड़े बना के बेच रहा है, यानी कि क्लोथ्स बेच रहा है, कपड़ों का कारोबार कर रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट? डिजाइनर स्कर्ट्स, मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की एक्सपेंसेस हैं, मटेरियल है। हीटिंग कॉस्ट एक्सपेंस है, हीटिंग की कॉस्ट क्या होती है? गर्म करने की, इस्त्री करते हैं ना उसको, प्रेस करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एक्सपेंस है। कैशियर स्टाफ सैलरीज लेबर की कॉस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 आपने पहले बड़ी दफा किया हुआ है, छोड़ दें। लें जी क्वेश्चन नंबर 54 बताइएगा मुझे, सोचें इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या आंसर होना चाहिए? जी, अ किचन फिटिंग कंपनी रिसीव्स एन इनवॉइस फॉर सब कॉन्ट्रैक्टर्स। सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं कि आप उनको काम देते हो, आगे वो काम आगे किसी और को दे देते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है ना, इसको आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मुझे आप घर बना दें, मैं कहता हूँ ठीक है मैं बनवा देता हूँ, मैं अगला अपना ये जो काम है आगे किसी और को दे देता हूँ, इसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। यूके के अंदर ना आजकल ये इसकी अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा की करवाई जाती है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क की। जैसे ये होते हैं ना आपके सब कॉन्ट्रैक्टर कौन से लोग होते हैं? जैसे किचन फिटर, कि आपने प्लम्बरिंग का काम कराया, जैसे आप ठेकेदार को यार काम देते हो, प्लम्बरिंग का काम वो किसी और से कराता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम किसी और से कराता है, वो आगे किसी और को भी एलोकेट करता है। तो किचन फिटिंग कंपनी ऐसी कंपनी जो किचन्स लगाती है, फिट करती है, इंस्ट्रूमेंट्स लगाती है, यानी कि आपके ये जो होते हैं ना ओवन्स वगैरह फिट करने, गैस पाइपलाइंस को कनेक्ट करना, वो किचन फिटिंग कंपनीज होती हैं। रिसीव्स एन इनवॉइस फॉर सब कॉन्ट्रैक्टर, उसको एक इनवॉइस मिली है सब कॉन्ट्रैक्टर से जिससे उसने काम करवाया होगा। हु वर यूज्ड टू कनेक्ट द गैस सप्लाई टू द कुकर इंस्टॉल्ड इन अ न्यू किचन।
अब वो एक पाइप लगाई है उसने कुकर को, ठीक है, उसकी इनवॉइस आई हुई है, वो कहाँ जाएगी? कैसे क्लासिफाई करेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर? डायरेक्ट क्या? डायरेक्ट लेबर। जी भाई, इनवॉइस आ रही है आपको, खर्चा किया आपने फिटिंग के लिए, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? कि हर देखो किचन की अपनी डिमांड होती है, उसकी अपनी फिटिंग होती है। सारे किचन की एक जैसी फिटिंग होती है? मुझे बताएं, आपके घर में जो किचन बना हुआ है उसकी फिटिंग डिफरेंट होगी, किसी और की किचन की फिटिंग डिफरेंट होगी, कस्टमाइज ही होता है ना। तो उसकी जो इनवॉइस होगी उसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस में लेके जाएंगे। ठीक होगी बात? नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 56 आपने ट्राई करना है, असाइनमेंट है, ये आप ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी मेरे से कल डिस्कस कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 ये भी असाइनमेंट है, आप डिस्कस मेरे से कल कर लेना। ठीक है, नोट कर रहे हैं साथ साथ असाइनमेंट्स मलाइका बच्चे? क्वेश्चन नंबर 62 असाइनमेंट है, करके आनी है, ना किया तो जुर्माना, सजा मिलेगी। और ये क्वेश्चन नंबर 65 भी असाइनमेंट है। ठीक है, ये छुड़वा रहा हूँ लेकिन करने हैं और प्रॉब्लम मेरे से डिस्कस करनी है। वापस चलते हैं जी नोट्स के ऊपर। हम कुछ और क्लासिफिकेशन की भी बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि कॉस्ट को और तरीक़ों से भी क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसके अंदर हमारे पास फंक्शनल कॉस्ट है। फंक्शनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है। अभी हमने क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन पढ़ी है, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, उसको फंक्शनल कॉस्ट भी बोलते हैं। फिर स्टूडेंट कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो प्रोडक्ट को बनाने पे लगती है, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, और पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो पीरियड बाय पीरियड पे करते हो, जैसे रेंट है, हर महीने पे करते हो, पीरियड कॉस्ट है, फिक्स रहती है। इसी तरह पीरियड कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि आपकी सैलरीज हैं, वो पीरियड कॉस्ट है, हर महीने आप सैलरीज पे करते हो। बिजली का बिल हर महीने पे करते हो, वो पीरियड कॉस्ट कहलाती है। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो आपकी डिस्क्रिशन पे, आपकी चॉइस पे होती है, और ये वन ऑफ द मेजर कॉस्ट होती है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट या R&D की कॉस्ट, ये आपकी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट कहलाती है, मेजर कॉस्ट होती है। अवॉइडेबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, और ये यूजुअली वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट। उसके बाद अनअवॉइडेबल कॉस्ट जिसको आप नहीं बचा सकते, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, आप उनसे नहीं मिलते, आपकी मर्जी है, मिलना चाहो तो मिल लो, नहीं मिलना चाहते तो नहीं मिलते, अवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल है ऐसे दोस्त आ गए कि जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, मिलना पड़ेगा, आपका उनसे ताल्लुक ऐसा है। तो कॉस्ट वो कॉस्ट जो आपकी चाहे एक्टिविटी हो या ना हो, कॉस्ट लगेगी, अनअवॉइडेबल है, और ये फिक्स कॉस्ट होती हैं मोस्टली। फिर कंट्रोलेबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाय योर डिसीजंस, बाय योर चॉइसेस। अब देखो कंट्रोलेबल कॉस्ट है, आप ACCA की कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कुछ पेपर खुद भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो आप कॉलेज में पढ़ लें, कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एग्जाम की फीस को अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर एग्जाम देना तो आपने फीस तो देनी है। ओके, हाँ डिले कर लेते हो, डिले कर सकते हो थोड़ा अरसा, इस महीने नहीं देना अगले महीने दे दो, अगले नहीं तो अगले दिन है। लेकिन आपने एक सब्सक्रिप्शन है, एग्जाम्पल के तौर पे सब्सक्रिप्शन क्या है? अनअवॉइडेबल है, हर साल देनी है, मरते दम देते रहना है, अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल क्या होगी कि आप ACCA छोड़ ही देते हो, उसकी फीस देनी नहीं है, अवॉइड कर लिया। कंट्रोलेबल ऐसी कॉस्ट जिसको आप मैनेज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, और ये वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। और अनअवॉइडेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट यूजुअली फिक्स्ड होती हैं जिसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बोलेंगे। क्लियर होगी जी बात? नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया आता है वो हमारा कल की डिस्कशन है, आज के लिए मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। और तकरीबन हमारा आधा चैप्टर इस वक्त कंप्लीशन पे हो गया, चैप्टर नंबर
2, हमने स्टार्ट ही चैप्टर 2 से लिया है। चैप्टर 1 जो है वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है, उसके रोल क्या होते हैं, वो उसके बारे में है। मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजमेंट के रोल, प्लानिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है। आपको याद होगा MA1 में और MA2 में दोनों में हमने पढ़ा हुआ है, राइट जी। तो हम इसको लेके जाएंगे। जो नई चीज़ है ना हमारे लिए, वो है हाइलो मेथड, और जिसमें से आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है ना वो टेस्ट किए जाते हैं, और आपके लिए नई चीज़ होगी एक ख़ास हद तक, ठीक है। तो हम इतना टाइम नहीं लगा रहे होंगे कि पूरा पूरा हफ्ता लगा रहे होंगे उन एरियाज़ पे जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, 2 महीने में हमने कोर्स ख़त्म करना है तकरीबन। हमारी डेडलाइन जो है बाय 31 ऑफ अगस्त है मैक्सिमम, एंड यू विल बी सिटिंग इन द सितंबर मंथ। लेकिन आपको साथ साथ तैयारी करनी है, टेस्ट साथ साथ देने हैं। जो बच्चे कल नहीं आए थे, अपनी काइंडली अपनी अटेंडेंस को मॉनिटर करें कि छुट्टी नहीं करनी। छुट्टी इस स्टेज पे अलाउड नहीं है। अब एक छुट्टी का मतलब है कि आप पीछे चले गए बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।